हेलो, नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य क्लासेस में। आज हम लेके आए हुए हैं जीके जीएस की महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में कुछ जीके जीएस और जीए के इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आप लोगों के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही रिलेवेंट रहने वाले हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप यूपी ट्रिपल एससी, पेट, एसएससी, जिसमें भी ये जीके जीएस आती है, उन सभी एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस आपको कहीं ना कहीं देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं क्या क्या है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है कि राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्यों की संख्या है वो कितनी है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आपसे कहा जाए कि पहली बात राज्यसभा जो है कौन से आर्टिकल में है, तो आप बताओगे राज्यसभा हो जाएगा आपका आर्टिकल नंबर 80 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको ये बताना है ये क्या होता है, स्थायी सदन होता है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, उच्च सदन भी कहते हैं। ये कभी भी भंग नहीं होता है, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें हर 2 साल के बाद जो सदस्य हैं वो 1/3 सदस्य क्या होते हैं, हर 2 साल बाद उनको जो है रिटायर कर दिया जाता है, इसलिए ये कभी भी भंग नहीं होता है। यहाँ पे इसमें अगर और मैं बात करूँ तो 12 जो सदस्य होते हैं, 12 सदस्यों को जो राष्ट्रपति होता है वो मनोनीत करता है। किसी को कला के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से, साइंस, इन सारे क्षेत्रों से जो है ये चुने जाते हैं। 12 सदस्य जो है आपका राष्ट्रपति नियुक्त करता है। अब इसमें बात बोली जा रही है कि राज्यसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है। अगर आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि राज्यसभा में अधिकतम संख्या कितनी होती है, तो आप बताओगे 250 होती है। लेकिन इनमें से जो निर्वाचित सदस्य हैं वो कितने हैं, 238 हैं। 12 मैंने कहा क्या किए जाते हैं, मनोनीत किए जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 238 हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों को दे रखा है कि भारत में सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता निर्धारित करने का आधार क्या है। जो महंगाई भत्ता होता है, यानी कि जो डियरनेस अलायंस होता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो महंगाई भत्ता जो है ये कह रहा है किसके आधार पर निर्धारित किया जाता है। क्या वो राष्ट्रीय आय है, या उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, या जीवन स्तर, या फिर प्रति व्यक्ति आय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक अधिकार जो आधार है, इसी के आधार पर जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उनका महंगाई भत्ता क्या किया जाएगा, निर्धारित किया जाएगा। तो इतनी बात आपको समझ लेना। राष्ट्रीय आय का मतलब आप समझते होंगे कि जो है जो भी राष्ट्र की इनकम होती है उसको हम क्या कह देते हैं, राष्ट्रीय आय। मतलब किसी देश की सीमा के अंदर जो भी एक तरीके से कह सकते हो कि जो भी मतलब मौद्रिक मूल्य होता है वस्तुओं एवं सेवाओं का, उसी को हम क्या कह देते हैं, राष्ट्रीय आय कह देते हैं। जीवन स्तर की बात की जा रही, किस तरीके का, प्रति व्यक्ति आय, ये तो मैंने उस दिन आपको HDI इंडेक्स में जब बताया था। चलिए अच्छा, एक कमेंट करके आप लोग एक क्वेश्चन बताएं, क्वेश्चन का आंसर देंगे कि HDI इंडेक्स में जो है 2000 यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत की रैंक क्या है 2021 की। 2022 की अभी आई नहीं है, 2022 में आई है 2021 की। तो आपको रैंक बताना है कौन सी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, इनमें से किसे मध्य रात्रि की सूर्य की भूमि कहा जाता है। तो मध्य रात्रि की सूर्य की भूमि किसे कहते हैं, ये आपका हो जाता है नॉर्वे। नॉर्वे को क्या कह देते हैं हम लोग, मध्य जो है रात्रि की सूर्य की भूमि कहते हैं। स्वीडन, स्वीडन की राजधानी क्या होती है, स्टॉक होम होती है। और आपको पता है जो है नोबेल पुरस्कार कहाँ दिए जाते हैं, इसी में दिया जाता है, जो एक शांति का नोबेल पुरस्कार है वो। ठीक है, उसके बाद फ्रांस की राजधानी क्या हो जाएगी, पेरिस। और पेरिस में किसका मुख्यालय है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो मैं अगर इसकी बात करता हूँ CAG की,
होगी तो सीजी की नियुक्ति कौन करता है? आपका राष्ट्रपति करता है। राष्ट्रपति कई सारी नियुक्तियां करता है, चाहे वो उपराष्ट्रपति हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे आपका सीएजी हो, या फिर कोई भी जो उच्च पद होते हैं वो एक तरह के न्यायाधीश होता है, ये उन्हीं को शपथ दिलाने का काम करता है। तो यहाँ पे आप लोगों को ये कमेंट करके बताना कि प्रेजेंट में जो सीएजी हैं ये कौन है, ये आपको बताना है, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। आपको हिंट भी दे रहे हैं, ये जो है जम्मू कश्मीर के पहले क्या थे, ये भी आपको पता होना चाहिए, जो है जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी थे, उनका वही जो है अभी भारत के सीएजी हैं। तो आपको बताना है कि वो कौन है। प्रधानमंत्री की बारे में जानते ही हो, वित्त मंत्री निर्मला जो है सीतारमण जी हैं। लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जी हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, इसी से एक क्वेश्चन आपको याद रखना है कि जो भारत के राष्ट्रपति हैं इसके लिए कितनी न्यूनतम आयु होनी चाहिए? तो आप बोलोगे 35 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, इनकी इनकम पूछ लेता है तो इनकी इनकम कितनी हो जाएगी? ये इनकम आपकी कितनी हो जाती है? 5 लाख रुपए हो जाती है। इनकी इनकम कितनी हो जाएगी? 5 लाख रुपए हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि सर माइकल ओ डायर की 13 मार्च 1940 को लंदन में किसने गोली मार करके हत्या कर दी? तो माइकल ओ डायर की बात हो रही है, जिसको जनरल ओ डायर कहते थे आप लोग। तो ये जो है इनकी गोली मार करके हत्या किसने करी थी? ऊधम सिंह ने किया था। अब ये तो जानते हो 13 अप्रैल जो है 13 अप्रैल को ही एक घटना, यहाँ 13 मार्च दिया है लेकिन 13 अप्रैल 1919 को एक घटना होती है जिसका नाम क्या था? जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें जनरल ओ डायर ने क्या किया था? निहत्थे जो है लोगों पर, जालियांवाला बाग हत्याकांड, निहत्थे लोगों पर गोली चलवा दी थी। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत की तट रेखा की अनुमानित लंबाई कितनी है? क्या वो 6000 किलोमीटर, 5500 या 6500 या 7500? तो मैं आपकी जानकारी को बता दूं, अगर भारत की बात करते हैं तो भारत की जो है पूर्व में क्या है? आप बोलोगे बंगाल की खाड़ी है। भारत की पूर्व में क्या हो जाएगी? बंगाल की खाड़ी, तो वो तट हो गया। दूसरा अगर देखोगे पश्चिम में क्या है? आप बोलोगे अरब सागर है। और अगर मैं बात करता हूँ साउथ में यानी दक्षिण में, तो आप कहोगे वो हो जाता है आपका हिंद महासागर। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो भारत जो है इन 3 तरफ से घिरा हुआ है। तो आप देखोगे यही आपका क्या हो जाएगा? तट रेखा बनाएंगे। तो टोटल ये जो होता है, अगर मैं बात करता हूँ ये कितने जो है यही कितना किलोमीटर है, तो आप बताओगे 6100 किलोमीटर है जो इसको टच करता है। लेकिन अगर मैं उसको भी शामिल कर लेता हूँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह को और लक्षद्वीप वगैरह इनको, तो जाके ये टोटल होता है 7516.6 करके या 5 करके ऐसा किलोमीटर होता है। लेकिन इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 7500 किलोमीटर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। और आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि एक क्वेश्चन पूछा ये जाता है कि भारत की तट रेखा जो है कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो वो टोटल आपके कितने राज्य हो जाएंगे? 9 राज्य हो जाएंगे। जैसे और सबसे ज़्यादा जो है कौन से राज्य की तट रेखा लंबी है? तो आप बताओगे गुजरात की है। गुजरात टच करता है। दूसरा फिर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र होगा, गोवा हो जाएगा, कर्नाटक हो जाएगा। कर्नाटक के बाद आपका फिर क्या हो जाएगा? कर्नाटक के बाद फिर हो जाएगा केरल हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा और आपका आंध्र प्रदेश भी हो जाएगा, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। इस तरीके से अगर आप देखते हो तो टोटल कितने राज्य हो जाते हैं? 9 राज्यों से ये सीमा बनाता है, जिसमें सबसे अधिक जो है बाउंड्री किसके साथ, तट रेखा कोस्ट लाइन किसके साथ बनती है? तो आप बताओगे गुजरात। अगर विश्व में पूछे सबसे अधिक किसके साथ होते हैं तो आप कनाडा को बता दीजिएगा। विश्व में सबसे अधिक जो है तट रेखा की लंबाई किसकी है? तो आप बताओगे कनाडा देश की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है, दी गई पवनों में से कौन व्यापार विरोधी पवन, व्यापार विरोधी यानी एंटी ट्रेड विंड्स हैं? तो ये सब आपको क्या दे दी गई हैं? कुछ पवनें दे दी गई हैं, इनमें ये पूछा जा रहा है कि कौन सा व्यापार विरोधी पवन है। तो अगर मैं व्यापार विरोधी पवन की बात करता हूँ तो वो क्या हो जाएगा? पछुआ पवनें। जो पछुआ पवनें होती हैं वो व्यापार की दृष्टि से एक तरीके से अवरोध डालने का काम करती हैं, इसलिए इनको व्यापार विरोधी पवनें भी कहा जाता है। ये जो है पश्चिम से पूर्व की दिशा में चलती हैं, जो कि क्या हो जाती हैं? विपरीत दिशा में चलने लगती हैं, इसलिए इनको जो है एंटी ट्रेड विंड्स भी कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। पृथ्वी पर आने वाली सौर विकिरण को क्या कहा जाता है?
पृथ्वी पे जो भी किरणें आती हैं इनको क्या पूछा जा रहा है कि क्या कहा जाता है, आतपन, विकिरण ऊर्जा, धूप या स्थलीय विकिरण। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उसे आतपन बोला जाता है। आतपन जितना अधिक होगा पृथ्वी का टेम्परेचर भी उतना ही अधिक होगा। पृथ्वी का जो टेम्परेचर है वो उतना ही अधिक होगा, आतपन जितने ज़्यादा अधिक होगा। यानी कि आतपन पर प्रभाव पड़ने से पृथ्वी के टेम्परेचर पर भी प्रभाव पड़ता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि कौन एमएसपी की सिफारिश करता है और मूल्य जारी करता है। एमएसपी का फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाता है, क्या हो जाएगा, तो आप बताओगे। इसका फुल फॉर्म हो जाता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। क्या हो जाएगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो जाएगा, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। तो आपसे ये पूछा जा रहा है, आप जान ही रहे होगे गेहूं, गन्ना, इन सब के लिए क्या किया जाता है, एक मिनिमम जो है सपोर्ट प्राइस जारी किया जाता है कि इस साल जो है कितना। ये साल में 2 बार जो है आते हैं और टोटल ऐसे करके शायद 15 जो है खाद्यान्न फसलों के लिए ये जारी किया जाता है। तो वो बोला गया एमएसपी जो है कौन जारी करेगा, तो ये आपका हो जाएगा कृषि लागत और मूल्य आयोग। कृषि लागत और मूल्य आयोग जो है वो क्या करता है, एमएसपी की सिफारिश करता है और मूल्य जारी करता है कि किसका जो है रेट कितना रहने वाला है। तो ये इस क्लास में इतने ही क्वेश्चन हैं। आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए होंगे, समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगती है तो आप ये वीडियो जो है हेल्पफुल पर्सन तक, जिसको जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है या करने वाला है, वहाँ तक आप ज़रूर शेयर कीजिए, जिससे वो भी लोग मोटिवेट हो सकें और अपने जो है लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इसीलिए मैंने अपने चैनल का नाम भी रखा है लक्ष्य, क्योंकि लक्ष्य क्लासेस के साथ ही जो है हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। तो अगर आप किसी का भी सपना अगर ये है कि जो है हमें अपने पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है, तो उसको ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं, शेयर करें। और आप सभी का धन्यवाद।